गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान रथ यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हमने एनसीईआरटी क्लास 6 के हिस्ट्री के 9 अध्याय कंप्लीट कर लिए हैं। आज शुरुआत करते हैं अध्याय 10 की। अध्याय 10 है नए साम्राज्य और राज्य। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह शाही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर वीणा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है वह? अरविंद सोचने लगा। मैं आपको इसकी जानकारी के लिए पहले ही बता दूं, यह राजा था समुद्रगुप्त। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ? प्रशस्तियाँ क्या होती हैं? दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। अर्थात समुद्रगुप्त जो गुप्त वंश का प्रसिद्ध राजा था, उसकी प्रशस्ति की रचना उसी के कवि और मंत्री हरिसेन द्वारा की गई थी। यह इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर लिखा गया एक अभिलेख है। उसके बारे में उससे हमें जानकारी प्राप्त होती है कि वह वीणा बजाता था। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है प्रशंसा। अर्थात किसी की प्रशंसा में कोई अभिलेख लिखा जाता है, उसे प्रशस्ति कहा जाता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था। जैसे हमने अध्याय 9 में गौतमीपुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया था। देखते हैं समुद्रगुप्त की प्रशस्ति में क्या क्या बातें लिखी गई थी। आओ देखिए समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। नीचे हम देखते हैं कि उस प्रशस्ति के अंदर एक वाक्य में उस समुद्रगुप्त के बारे में क्या कहा गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुलाड़ियों, तीरों, भालों, बरछों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। यह वर्णन तुम्हें उस राजा के बारे में क्या बताता है? राजा किस प्रकार युद्ध लड़ते होंगे? तो राजा ने बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े होंगे और जीता भी होगा और वीरतापूर्वक लड़े होंगे, क्योंकि इतने सारे कुठार, कुलाड़ी, तीर, भाले, बर्छे तथा तलवारें, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियार लगे घाव उसके शरीर पर है। अर्थात वह बहुत ज़्यादा युद्ध लड़े होंगे, इसीलिए इतने जो घाव है उसे प्राप्त हुए होंगे और अभी तक जीवित, अर्थात उसने ये युद्ध जीते होंगे। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देखोगे तो पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्र बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। अब हम जाएं कहाँ पर? 105 नंबर के मानचित्र पर हम जब जाएंगे तो हमें कुछ चिन्ह नज़र आएंगे, जिनके अंदर वो चिन्ह क्या दिखाते हैं कि जो हरे रंग के हैं वो पूर्वी तट के साथ साथ लाल बिंदु दिखेंगे, बैंगनी और नीले रंग के भी दिखेंगे। ये बिंदु क्या दर्शाते हैं? तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या दर्शाते हैं। जो काले रंग के हैं वो नगर के रूप में हैं तथा जो लाल रंग से दिखाए गए हैं वो हैं गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर, जिनके अंदर ये जो क्षेत्र में दिखाई दे रहे हैं ये गुप्त वंश द्वारा जीते गए क्षेत्र हैं। आंतरिक राज्य, बाहरी राज्य और आर्यावर्त। आर्यावर्त कौन सा? तो आर्यावर्त इसे कहा जाता था। ये सभी कौन से थे? तो ये सभी बाहरी राज्य थे और ये सभी आंतरिक राज्य के अंदर गिने जाते थे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करता है। अर्थात समुद्रगुप्त ने 4 प्रकार के राजाओं को वश में किया था या उनके साथ मित्रता की थी, उन्हें पराजित किया था या उनके साथ संधि की थी। तो हम देखते हैं कि हरिसेन कितने प्रकार की, इस प्रशस्ति के अंदर 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त ने कौन सी नीतियाँ अपनाई थी उनका वर्णन करता है। मानचित्र में हरे रंग का जो क्षेत्र है वह आर्यावर्त के उन 9 शासकों, कितने शासक? आर्यावर्त के 9 शासक।
आर्यवर्त के 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने राज्य में मिला लिया था, अर्थात अपने साम्राज्य में मिला लिया था। आर्यवर्त के 9 राजा जो कि उत्तर की तरफ थे, अर्थात उत्तर की तरफ ये जो दिखाई दे रहा है ये आर्यवर्त था। आर्यवर्त के 9 राजा थे। यहाँ पर 9 राजाओं को हरा करके समुद्रगुप्त ने अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने इन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी थी। बात दक्षिण पथ की। दक्षिण पथ के अंदर जो ये लाल रंग से दिखाए गए हैं ये वो राजा हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी, और अधीनता स्वीकार करने के बाद समुद्रगुप्त ने इनका राज्य इन्हें वापस लौटा दिया था और अपने अधीन शासन करने की अनुमति दी थी। ये कितने राज्य थे? तो ये इनकी संख्या थी 12। यहाँ पर कितने शासक? तो 12 शासक थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार की थी। ये दक्षिणापथ के थे तथा 9 शासक थे वे उत्तर पथ के थे जिन्हें समुद्रगुप्त ने पराजित कर दिया था और उनके वंश को मूल से ही हटा दिया था और अपने राज्य में शामिल करके यहाँ पर नए राजा बनाए गए थे, जबकि यहाँ पर पहले से ही राजा थे और वो राजा अधीनता स्वीकार करते हैं और समुद्रगुप्त के अधीन ही शासन करते हैं। पड़ोसी देशों को आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ जब हमने अध्याय 5 में बात की थी आते हैं। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। जो ये दिखाई दे रहे हैं जो आंतरिक राज्य थे, ये आंतरिक राज्य समुद्रगुप्त ने इन पर विजय प्राप्त नहीं की थी, लेकिन समुद्रगुप्त इन पर विजय प्राप्त करता उससे पहले ही इन लोगों ने क्या किया, तो इसके लिए उपहार लाना स्वीकार कर दिया, उसकी आज्ञाओं का मानना स्वीकार कर दिया। एक प्रकार से ये भी इसके अधीन ही थे, लेकिन ये बिना युद्ध के ही अधीन हुए थे। बाह्य इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह इससे किया था। तथा ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं जहाँ पे शक और कुषाण थे जिनमें श्रीलंका भी शामिल था, यहाँ के राजाओं ने समुद्रगुप्त के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए और अपनी पुत्रियों का विवाह समुद्रगुप्त के साथ किया था। इस प्रकार से 4 प्रकार के राजा रहे, जिनमें एक जो 9 राजा थे, 9 राजाओं को पराजित करके उनके वंश को समाप्त कर दिया। 12 राजा दक्षिणापथ के थे जिन्होंने अधीनता स्वीकार कर दी। आंतरिक जो बैंगनी रंग से रंगे गए थे वो राजा थे जिन्होंने इसकी अधीनता स्वीकार की थी बिना युद्ध के, तथा इन्होंने मैत्री संबंध स्थापित किए थे। यहाँ पर कुछ सिक्के दिखाए गए हैं। इन सिक्कों का अर्थ क्या है? इन सिक्कों के माध्यम से समुद्रगुप्त की रुचि को अभिव्यक्त किया गया है। जैसे वीणा बजाने वाला राजा, समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों को सिक्कों पर दिखाया गया है, जैसे कि इस सिक्के में उन्हें वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन पाटलिपुत्र को ढूंढो। गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे, तो पाटलिपुत्र यहाँ पर है, प्रयाग यहाँ पर है जिसे इलाहाबाद कहा जाता है। इसके अलावा एक क्षेत्र उज्जैन, तो उज्जैन यहाँ पर स्थित है। दूसरी, आर्यवर्त तथा दक्षिणापथ के राजाओं के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? तो आर्यवर्त के जो राजा थे उनके तो वंश को ही समाप्त कर दिया गया। दक्षिणापथ के राजा थे वो अधीनता स्वीकार कर लेते हैं तथा उन्हें वापस राजा बना दिया जाता है। यह हमें अंतर दिखाई देता है। विक्रम संवत क्या है? तो 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत का परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, अर्थात गुप्त वंश के राजा या गुप्त वंश के राजा हुए चंद्रगुप्त द्वितीय, उन्होंने विक्रम संवत प्रारंभ की थी। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, अर्थात उन्होंने शकों को पराजित किया, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने के बाद विक्रम संवत प्रारंभ की, जो कि 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ की गई थी। अर्थात जो ईस्वी है, ईस्वी से कितने साल पहले? 58 साल पहले। यानी कि यदि ईस्वी कोई सन है तो उसको विक्रम संवत में बदलने के लिए आप 58 उसमें से घटा दीजिए, विक्रम संवत आ जाएगी। वंशावलियाँ अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्ति भी समुद्रगुप्त के प्रपितामह समुद्रगुप्त के प्रपितामह पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माँ कुमारी देवी लिच्छवी गण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त
गुप्त वंश के पहले शासक थे जिन्होंने महाराज अधिराज की उपाधि धारण की थी। इससे पहले किसी ने भी महाराज अधिराज की उपाधि धारण नहीं की थी। उनके दादा परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेखित हैं। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ा, यानी कि चंद्रगुप्त से वंश जो महत्व था वह बढ़ना प्रारंभ हुआ और समुद्रगुप्त तक वह अपने पराकाष्ठा पर पहुंच चुका था। इन उपाधियों को महत्व के हिसाब से सजाओ, राजा, महाराजा अधिराज और महाराजा। तो सबसे ऊपर कौन? तो महाराजा, उसके नीचे सबसे ऊपर महाराजा अधिराज, फिर महाराजा और फिर राजा होता होगा। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती है। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। कवि कालिदास, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट उनके दरबार में थे। अर्थात किसके दरबार में? तो समुद्रगुप्त के दरबार में कौन कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबार में कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और कालिदास दोनों समुद्रगुप्त के दरबार में थे। इसके विषय में हम अध्याय 11 में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन और हर्ष चरित्र। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्षचरित्र लिखी। किसके बारे में? तो हर्षवर्धन जो 1400 साल पहले हुए थे उनके बारे में जानकारी उन्हीं के दरबारी कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने कौन सी लिखी? हर्षचरित्र लिखी। यानी कि हर्षवर्धन के बारे में जानकारी हर्षचरित्र से प्राप्त होती है जो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। और ये हर्षवर्धन 1400 साल पहले हुए थे। जो हर्षचरित्र है वह संस्कृत में लिखी गई है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी तीर्थयात्री स्वयं तसांग, जिनके बारे में हमने अध्याय 9 में पढ़ा था, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हमने बात की थी कि स्वयं तसांग था वह कैसे गया था, तो वह उत्तर पूर्वी इलाके से पैदल गया था। शायद जहाँ तक याद है पैदल ही गया था। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर उनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर, जो कि कहाँ पर है? हरियाणा के नज़दीक है, थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज, हम देखेंगे मानचित्र 7 में पृष्ठ संख्या 105 पर हमें कन्नौज कहाँ नज़र आता है, तो कन्नौज है यहाँ पर, थानेसर है यहाँ पर जो हरियाणा के नज़दीक है। यहाँ पर बहनोई यानी कि इनकी बहन थी, उसकी शादी कन्नौज के राजा के साथ की गई थी। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। अर्थात यहाँ पर था थानेसर, यहाँ पर था कन्नौज और यहाँ पर था बंगाल। बंगाल के शासक ने कन्नौज पर आक्रमण करके कन्नौज के राजा को मार दिया, जो कि थानेसर के राजा हर्षवर्धन के बहनोई थे। अर्थात इनकी बहन का विवाह इनके साथ हुआ था। इन्होंने कन्नौज पर अधिकार करके बंगाल पर आक्रमण कर दिया, उसे तहस नहस कर दिया। मगध तथा बंगाल को जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। अर्थात उन्होंने पूर्व में तो विजय प्राप्त की, लेकिन वे दक्षिण में विजय प्राप्त नहीं कर पाए। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्खन की ओर बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। यहाँ पर चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय थे, उन्होंने हर्षवर्धन को क्या कर दिया? रोक दिया, पराजित कर दिया। मानचित्र देखो, सूची बनाओ कि जब हर्षवर्धन बंगाल तथा नर्मदा तक गए होंगे तो आज के किन किन राज्यों से गुजरे होंगे। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से गुजरे होंगे। पल्लव, चालुक्य, पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ। अब वो प्रशस्तियाँ जिनके अंदर, जैसे पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति के अंदर पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बड़ा चढ़ाकर बातें कही गई होंगी, उसकी प्रशंसा की गई होगी, तो उसके अंदर भी हर्षवर्धन था, उसकी हार का वर्णन हमें प्राप्त होता है। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। अर्थात दक्षिण भारत के अंदर दो राजा थे, एक थे पल्लव और चालुक्य, जो कि सबसे महत्वपूर्ण रहे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मानचित्र 7 में हम दोबारा देखेंगे कि ऐहोल कहाँ पर स्थित है। तो ऐहोल स्थित है यहाँ पर, जो कि
चालुक्यों की राजधानी हुआ करती थी। हम ये भी देखते हैं कि पल्लव कहाँ पर थे, यहाँ पर थे, तो कृष्णा और तुंगभद्रा नदियाँ यहाँ पर स्थित रही होंगी जहाँ पर चालुक्यों का शासन रहा होगा। दोबारा अध्ययन करने पर हमें पता लगता है कि जो कांचीपुरम थी वह पल्लवों की राजधानी थी तथा चालुक्यों की राजधानी अहोल थी। पल्लवों का शासन था वह कहाँ से लेकर कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था। चालुक्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित थे। जो चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी यह प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते रहते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा हुआ। ये वही चालुक्य राजा है जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी विद्वान रवि कीर्ति हैं। हर्षवर्धन के कोण बाण थे। हमें इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति जो कि पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, उनके अनुसार उन्होंने पूर्व और पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, अर्थात जब पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को आगे बढ़ने से रोका और उसे पराजित कर दिया तो अब हर्ष क्या नहीं रहा, हर्ष नहीं रहा, वह दुखी हुआ। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर पल्लवों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई में दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्य को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इसके बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ेंगे कि जो चालुक्य और पल्लव थे उनको राष्ट्रकूट और चोलों ने क्या कर दिया, समाप्त कर दिया था। वे कौन कौन से अन्य शासक थे जो तटों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे, हम इसके लिए अध्याय 9 देखेंगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, तो पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। कौन सा कर? भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण था। प्रशासन की प्रशासनिक इकाई गांव होते थे, यानी कि प्रशासन था वह गांवों से शुरू होता था। लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर वे कौन कौन से कदम उठाए गए जिनके माध्यम से लोगों का समर्थन जुटाया उन लोगों ने? कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवांशिक बनाए गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी था, यानी कि इसके पिता न्यायाधिकारी थे तो इसका बेटा भी महान्याय अधिकारी बन गया। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमार अमात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहक अर्थात युद्ध व शांति के विषय का भी मंत्री था। संधि विग्रह किसे कहा जाता है? तो जो युद्ध और शांति के विषय का मंत्री होता है। कुमार अमात्य महत्वपूर्ण मंत्री को कहा जाता है। महादंडनायक न्याय अधिकारी को कहा जाता है। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी कि मुख्य बैंकर, शहर का व्यापारी, सार्थवाह है यानी कि व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थ यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग भी होते थे। यानी प्रशासन में जो प्रमुख व्यक्ति थे उनका भी बोलबाला रहा करता था। अब कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ है, जैसे नगर श्रेष्ठी यानी कि जो मुख्य बैंकर था उसे नगर श्रेष्ठी कहा जाता था। सार्थवाह है जिसे व्यापारी काफिलों का नेता होता था। प्रथम कुलिक मुख्य शिल्पकार कहा जाता था। कायस्थ यानी कि जो लिपिक होते थे, ऐसे लोग थे, उनका प्रमुख बोलबाला था। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें भी कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवांशिक कर देने से क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या नुकसान होते थे। फ़ायदा तो सिर्फ एक ही होता था कि जो पुत्र आगे बने जा रहा है तो वह पिता उस पुत्र को पहले ही तैयार कर देता था तथा इससे राजा के प्रति विश्वास की भावना जागृत होती थी। वे विद्रोह नहीं करते थे तथा वंशानुगत होने से जो उस
मंत्री या संधि विग्रह का जो भी पुत्र होते थे वे अपनी मनमानी करते थे तथा योग्यता को अवसर नहीं मिलता था, अर्थात राजा का बेटा ही राजा बनेगा। यहाँ पर योग्यता समाप्त हो गई थी। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था, बदले में इनसे कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से वे कर वसूलते थे जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल करते थे, साथ ही इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह व्यक्ति सामंत कहलाए। यानी कि सामंत कौन होते थे? तो राजा की मदद करने वाले ऐसे लोग जिन्हें मदद के बदले में राजा क्या देता था? भूमि अनुदान देता था और ये लोग भूमि पर शासन करते थे, उससे कर वसूलते थे। करों के माध्यम से अपनी सेना का संचालन करते थे, हथियार खरीदते थे और यही हथियार और सेना राजा को वक्त आने पर मदद के रूप में उपलब्ध करवाई जाती थी। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, अर्थात जैसे ही राजा कमज़ोर होता था, सामंत के पास सेना होती थी, उसका क्षेत्र होता था, वह अपने आप को इस राजा से स्वतंत्र घोषित कर लेता था। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेख में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। यानी कि दक्षिण के अंदर पल्लव जो कि खुद दक्षिण के अंदर थे, एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ पर उर नामक ग्राम सभा होने की बात कही गई है। जहाँ पर ब्राह्मण होते थे वहाँ पर सभा होती थी, जहाँ पर ब्राह्मण नहीं होते थे वहाँ पर उर नाम की क्या होती थी? ग्राम सभा होती थी। नगरम व्यापारियों का एक संगठन का नाम था, अर्थात जो नगरम था वह व्यापारियों का एक संगठन था। ग्राम सभा जो उर नाम के जानी जाती थी, जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी नहीं होते थे, जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी होते थे, उस संगठन को सभा कहते थे। तीन चीज़ें, सभा, ग्राम सभा, नगरम। नगरम व्यापारियों का संगठन, ग्राम सभा को उर कहते थे जहाँ के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, तथा जहाँ पर ब्राह्मण भूस्वामी थे उस संगठन को सभा कहते थे। संभवतः इन सभाओं पर धनी और शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। उस ज़माने में आम लोग कैसे रहते थे? तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। अर्थात जो लोग श्रेष्ठ हैं जैसे कि राजा हैं, ब्राह्मण हैं, ये तो बोल रहे हैं संस्कृत, तथा जो अन्य लोग और महिलाएं हैं वो बोल रही हैं प्राकृत। यानी कि उस समय तक संस्कृत भाषा का वर्चस्व हो चुका था और प्राकृत भाषा थी वह निम्न लोगों की भाषा बन चुकी थी। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक, कालिदास का सबसे प्रसिद्ध नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया। मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने मछुआरे को इनाम दे दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। अर्थात राजा भले ही अच्छा होता था लेकिन उसके जो अधीनस्थ थे, जैसे हमने देखा पुलिस वाला और द्वारपाल थे, ये उस मछुआरे के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। जब राजा इसे धन देता है तो ये दोनों उससे धन लूटने के लिए शराब खाने चले जाते हैं। आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है
तो क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है? कई स्थानों पर किया जाता है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपनी अभिलेख लिखवाए। तो राजा का नाम तो कौन है? अशोक। अशोक ने अभिलेख कैसे लिखवाए थे? प्राकृत भाषा के अंदर लिखवाए थे, क्योंकि वह उस समय आम लोगों की भाषा थी। प्रसिद्ध व्यक्ति जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, तो दो व्यक्तियों के नाम बता सकते हैं। एक है महात्मा बुद्ध और दूसरे हैं महावीर, जो कि जैन धर्म से संबंधित थे। और बुद्ध कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित थे। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। यह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार से संपर्क से बचाते थे। तो पहले छुआछूत थी। छुआछूत का मतलब था कि तेरे छूने से मैं अछूत हो जाऊंगा। इसलिए जो छूत होते थे वह लकड़ी का डंडा रखते थे और उससे क्या करते थे? आवाज़ करते थे कि मैं आ गया हूँ हट जाओ, मैं आ गया हूँ हट जाओ, मेरे छूने से तुम हो जाओगे अछूत। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। बाणभट्ट किसके दरबार के अंदर थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में थे। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियार के अतिरिक्त रोजमर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, जिसमें सोने के पायदान भी शामिल थे, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हथियारों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर, हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर, अर्थात ये जो सामान इतना सारा था इसे कौन ले जाता था? तो ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों या हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सकें, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते और व्यापारियों के काफिले में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते। बाणभट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। यानी राजा यदि किसी मार्ग से गुजरा है तो वो मार्ग तहस नहस होना निश्चित है, क्योंकि बहुत बड़ा काफिला अपने साथ लेकर चलते थे राजा। सेना के साथ लेकर जाई जाने वाली चीज़ों की सूची बनाओ। ग्रामवासी राजा के लिए क्या क्या लेकर आते थे जो गाँव में उपजता होगा। वर्तमान भारत में जो उस तात्कालिक भारत के अंदर जो हो रहा था, अन्यत्र क्या घटित हो रहा था, उसके बारे में अध्ययन करें तो हम देखेंगे मानचित्र 6 पृष्ठ 76-77 में अरब को ढूंढो। तो अरब कहाँ पर है? तो भारत है ना, तो भारत के इस तरफ अरब है। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप कहाँ पर है? तो अरब के जस्ट ऊपर देखेंगे तो हमें यूरोप दिखाई देगा, के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेदुइन थे जो घुमक्कड़ कबीले होते थे। यानी बेदुइन जो कि अरब में रहते थे वो घुमक्कड़ कबीले थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। किसे? ऊँट को। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नई धर्म की शुरुआत की। अर्थात इस्लाम धर्म की शुरुआत किसने की? तो 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम धर्म नामक एक नई धर्म की शुरुआत की थी। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। अब इस कुरान के अंदर क्या लिखा हुआ है? मुसलमान स्त्रियां और पुरुषों के लिए, विश्वास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, भक्त स्त्रियों और पुरुषों के लिए, सच्चे स्त्रियों और पुरुषों के लिए, धैर्यवान और स्थिर मन के स्त्रियों और पुरुषों के लिए, दान देने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, उपवास रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए,
अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले स्त्रियों और पुरुषों के लिए, अल्लाह को हमेशा याद करने वाले स्त्री और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले से ही परिचित थे, अब अपने साथ इस नए धर्म को भी लाए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, जो आज पाकिस्तान में है, को जीत लिया था। मानचित्र में उन रास्तों को ढूंढो जिनसे नाविक तथा सिपाही इस महाद्वीप में आए होंगे, वो भी मानचित्र 6 में देखना है। उपयोगी शब्द हमने बात की प्रशस्ति, प्रशस्ति प्रशंसा के अंदर लिखे गए अभिलेख। आर्यवर्त जो उत्तर के अंदर था, दक्षिण पथ जो दक्षिण के अंदर था, वंशावली किसी राजा के जो पूर्वज थे उनके बारे में। अनुवांशिक पदाधिकारी, जो पदाधिकारी का पद होता था वह उसी के बेटे को, फिर उसके बाद उसके बेटे को मिलता था। सामंत, सभा और नगरम आदि थे। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले हुई थी। हर्षवर्धन का शासन 1400 साल पहले था, यानी कि गुप्तों के बाद किसका शासन आया था? हर्षवर्धन का शासन काल आया था। आज के लिए धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं।